आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, वो क्यों किया जाता है और किस केस में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है वो। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसपोजिशन के बारे में जानने से पहले हमें जान लें कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो दो तरह की हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। तो सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होता है कि जो कंडक्टर्स हैं ट्रांसमिशन लाइन में ए, बी, सी, ये तीन कंडक्टर्स हैं सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये तीनों इक्वली स्पेस्ड होंगे। तीनों इक्वली स्पेस्ड होने का मतलब है कि तीनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर होगी, यानी कि ए से बी की दूरी डी है, बी से सी की दूरी डी है, सी से ए की दूरी भी डी है, यानी कि तीनों ही डिस्टेंसेस हमारी बराबर हैं। अब अगर हम केस लेते हैं कि इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन का, ये ट्रांसमिशन लाइन अगर हमारे पास है, इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी अनसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि जो आपका कंडक्टर ए कंडक्टर बी के बीच में दूरी है, यानी कि ए और बी के बीच में जो दूरी है वो और ए और सी के जो बीच में दूरी है वो दोनों अलग हैं। आप देखिए, अगर ए से बी की दूरी आप देखें और ए से सी की दूरी देखें तो ये आप डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, और डिफरेंट होने की वजह से ये एक अनसिमेट्रिकल लाइन बन जाती है। तो अगर हम बात करें सिमेट्रिकल लाइन की, यानी कि जो आपकी जिसमें स्पेसिंग आपकी जो है डी है, तो उस केस में आपका जो फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो आपका लैम्डा द्वारा दिया जाएगा। फ्लक्स लिंकेज कहाँ से आता है? लाइन में जो भी आपका कंडक्टर होता है, लाइव कंडक्टर होता है, उसमें फ्लक्स लिंकेज कहाँ से आता है? फ्लक्स लिंकेज आता है आपका क्योंकि किसी भी कंडक्टर में करंट बह रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से उसमें फ्लक्स लिंकेज डेवलप हो जाते हैं, और फ्लक्स लिंकेज डेवलप होने की वजह से उसके अराउंड उसमें इंडक्टेंस डेवलप हो जाता है लैम्डा की वजह से, यानी कि फ्लक्स लिंकेज डेवलप होने की वजह से आपका उसमें लाइन में इंडक्टेंस डेवलप हो जाता है। तो कितना फ्लक्स लिंकेज अगर हम निकालने की कोशिश करें किसी लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में, मान लीजिए ए में अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, तो वो इस फार्मूले द्वारा दिया जाएगा, लैम्डा ए बराबर इस फार्मूले द्वारा दिया जाएगा, और इसमें तीन स्पेसिंग्स की दूरियां आएंगी, यानी कि डी ए, डी ए बी और डी ए सी। तो डी ए बी और जो डी ए सी हैं, डी ए बी अगर ए बी की अगर हम बात करें तो ये कैपिटल डी है, यानी कि डी ए बी भी बराबर है और डी ए सी बराबर है। डी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी इन केस ऑफ सिमेट्रिकल लाइन। सिमेट्रिकल लाइन के केस में ये दोनों दूरी बराबर हो जाएंगी, और इस वजह से जो फ्लक्स लिंकेज निकल के आता है आपका कंडक्टर ए का और कंडक्टर बी का और कंडक्टर सी का, ये तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि जो फ्लक्स लिंकेज लैम्डा ए निकल के आएगा फॉर कंडक्टर ए, लैम्डा बी फॉर कंडक्टर बी और लैम्डा सी फॉर कंडक्टर सी, ये तीनों के तीनों फ्लक्स लिंकेजेस हमारे बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं लिखूं तो लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा सी। तीनों फ्लक्स लिंकेजेस हमारे बराबर होंगे, और फ्लक्स लिंकेज बराबर होने का मतलब ये हो जाएगा कि आपके तीनों जो इंडक्टेंस होंगे वो तीनों लाइन के इंडक्टेंस जो हमारे निकल के आएंगे
जो L निकल के आएगा LA LB LC बराबर होंगे, LA LB LC बराबर होंगे, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यानी कि जो इंडक्टेंस ऑफ 3 लाइन्स होंगे वो तीनों बराबर होंगे। ये देखिए अगली नेक्स्ट स्लाइड में जो LA निकल के आया है आपका, वो तीनों आपके बराबर निकल के आएंगे, क्योंकि जो डिस्टेंसेस थी वो तीनों इक्वल थी। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जो डिस्टेंसेस थी हमारी, यानी कि D तीनों बराबर होने की वजह से ये आपका जो लैम्डा L निकल के आया है आपका फॉर द सिमेट्रिकल लाइन में आपका LA LB LC तीनों बराबर होंगे। तो वही लिखा है मैंने, इंडक्टेंस इन सिमेट्रिकल लाइन फॉर ईच कंडक्टर इज इक्वल एंड सेम, यानी कि इंडक्टेंस तीनों लाइनों में बराबर होगा। अब इंडक्टेंस अगर आपका बराबर है तो इंडक्टेंस बराबर होने की वजह से जो आपकी लाइन थी, जो लाइन आपकी ABC थी, ABC अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल लाइन है तो ABC के जो सेंडिंग साइड का वोल्टेज होगा वो रिसीविंग साइड के वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि इंडक्टिव ड्रॉप जो होगा लाइन में वो तीनों लाइन के लिए बराबर होगा। यानी कि LA LB LC बराबर हैं, क्योंकि इस वजह से जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा लाइन में तीनों लाइनों में, यानी कि A B और C में जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा LA LB LC की वजह से वो बराबर होगा। इस वजह से सेंडिंग साइड का वोल्टेज और रिसीविंग साइड का वोल्टेज बराबर आएगा। ये सिमेट्रिकल लाइन की केस की बात कर रहे हैं हम। तीनों वोल्टेजेस आपके बराबर आएंगे तो सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। अब अगर हम मान लेते हैं केस अनसिमेट्रिकल लाइन का, तो अनसिमेट्रिकल लाइन में क्योंकि आपके जो LA LB और LC तीनों अनइक्वल आएंगे, LA LB LC तीनों अनइक्वल होने की वजह से आपका जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा लाइन में अनसिमेट्रिकल लाइन के लिए वो अनइक्वल आएगा, और इस वजह से जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज होगा वो सेंडिंग साइड के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा और सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अनसिमेट्रिकल लाइन का केस। अनसिमेट्रिकल लाइन की केस में क्या होता है, ये सिमेट्रिकल का हो गया, LA LB LC बराबर हो गए। इस वजह से जो ड्रॉप्स होंगे ड्यू टू LA LB LC इन 3 लाइन्स विल बी इक्वल, और ड्रॉप इक्वल होने की वजह से जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेंडिंग साइड का वोल्टेज एंड सिस्टम विल रिमेन बैलेंस्ड। अब अगर हम अनसिमेट्रिकल लाइन की बात करते हैं, अनसिमेट्रिकल लाइन के केस में, यानी कि जैसी मैंने लाइन पहले आपको दिखाई थी, इस तरीके की लाइन जो मैंने बताई थी आपको, सिंपली इस तरीके की लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ नहीं हो पा रही हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये तीनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो अगर हम ये इस तरीके की लाइन की बात करें तो ये अनसिमेट्रिकल लाइन मैंने बताई थी, A B और C ये तीनों ही अनसिमेट्रिकल हैं, और इनका जो वोल्टेज होगा रिसीविंग साइड का, यानी कि R साइड का, ये सेंडिंग साइड है आपकी, S साइड है आपकी ये, और ये रिसीविंग साइड है। तो रिसीविंग साइड का वोल्टेज जो होगा, रिसीविंग साइड का जो वोल्टेज होगा आपका, वो सेंडिंग साइड के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा इन केस ऑफ द अनसिमेट्रिकल लाइन। जो वोल्टेज होगा रिसीविंग साइड का दैट विल नॉट बी इक्वल टू द सेंडिंग साइड वोल्टेज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंडक्टिव ड्रॉप्स इन द 3 लाइन्स। A B और C में अलग अलग इंडक्टिव ड्रॉप्स होंगे। इस वजह से आपका जो रिजल्टिंग वोल्टेज होगा रिसीविंग साइड का दैट विल नॉट बी इक्वल टू द सेंडिंग साइड वोल्टेज, हैंस द सिस्टम विल बी अनबैलेंस्ड ऑन द रिसीविंग साइड, यानी कि तीनों लाइन का वोल्टेजेस विल नॉट बी इक्वल। तो ये अनसिमेट्रिकल लाइन की बात हो गई। पहले मैंने सिमेट्रिकल लाइन की बात की थी। तो इस अनसिमेट्रिकल लाइन को
अगर हमको बैलेंस्ड वोल्टेज ऑब्टेन करना है, अगर बैलेंस्ड वोल्टेज ऑब्टेन करना है, यानी कि जो रिसीविंग साइड के तीनों वोल्टेजेस होंगे ए, बी और सी के, उन तीनों वोल्टेजेस को अगर हमको इक्वल पाना है, इक्वल चाहिए हमको, यानी कि जो हम भेजें वही हमको मिले यहाँ पर, यानी कि जो रिसीविंग साइड जो VA होगा वो वी सेंडिंग साइड का VA सेंडिंग साइड इज इक्वल टू VA रिसीविंग साइड। अगर VA सेंडिंग साइड इज इक्वल टू VA रिसीविंग साइड, सिमिलरली VB सेंडिंग साइड इज इक्वल टू VB रिसीविंग साइड, सिमिलरली VC सेंडिंग साइड इज इक्वल टू VC रिसीविंग साइड। ये तीनों वोल्टेजेस अगर हमको इक्वल चाहिए तो इक्वल पाने के लिए हमको इन लाइंस को इस तरीके से ट्रांसपोज करना पड़ेगा जिस तरीके से आपको फिगर में दिखाया गया है। यानी कि अगर आपको इस तरीके की लाइन है, आपकी अनसिमेट्रिकल लाइन है, तो उस अनसिमेट्रिकल लाइन को इस तरीके से ट्रांसपोज करना पड़ेगा जिस तरीके से ऊपर फिगर में दिखाया गया है। इस तरीके से जब ट्रांसपोज करेंगे हम, तो जो वोल्टेजेस हमको मिलेंगे, यानी कि जो वोल्टेजेस मिलेंगे आपको, VA सेंडिंग साइड will be equal to VA receiving side, VB sending side will be equal to VB receiving side, VC sending side will be equal to VC receiving side। ये तब हो पाएगा जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि आपको 1/3 दूरी के बाद वायर जो R फेज़ है उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर टॉप पोजीशन पे वायर R चल रहा था तो उसको आपको 1/3 दूरी के बाद मिडिल पोजीशन पे लाना पड़ेगा, और उसके बाद अगली 1/3 दूरी के बाद सबसे बॉटम वाली पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो किस तरीके से किया है हमने ट्रांसपोजिशन को? पूरी ट्रांसमिशन लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। जितनी भी लेंथ ऑफ ट्रांसपोजिशन लाइन थी उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वायर था उसको 1/3 दूरी के बाद मिडिल पोजीशन पे लाए, और उसके बाद अगली 1/3 दूरी पर उसको बॉटम मोस्ट पोजीशन पे लेके आ गए हम, सबसे लास्ट की पोजीशंस पर लेके आ गए। इसी तरीके से जो मिडिल वायर था उसको पहले साइकिल में मिडिल पोजीशन पे है, वो अगले साइकिल में वो सबसे बॉटम पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे है, और उसके बाद अगली साइकिल में वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। इसी तरीके से जो ब्लू वायर है आपका, वो पहले साइकिल में बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है, उसके बाद अगले साइकिल में वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, और उसके बाद अगले साइकिल में वो मिडिल पोजीशन पे है। तो ये पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं हर 1/3 दूरी के बाद। लाइंस की पोजीशंस को, जो आपके कंडक्टर्स हैं उनकी पोजीशन को हम 1/3 दूरी के बाद चेंज करते रहते हैं, और इस चेंज को ही हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इस पोजीशन के चेंज को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और इस ट्रांसपोजिशन से हमको जो फ़ायदा मिलता है वो ये होता है कि जो अनसिमेट्रिकल लाइन होती है उसमें जो आपका अनसिमेट्रिकल लाइन है उसमें आपका इंडक्टिव ड्रॉप तीनों कंडक्टर्स में RYB तीनों कंडक्टर्स हैं आपके, ये तीनों कंडक्टर्स में जो इंडक्टिव ड्रॉप होता है वो इक्वलाइज हो जाता है, जिस वजह से जो R फेज़ का वोल्टेज हमको रिसीविंग साइड पे, सेंडिंग साइड पे है, वही वोल्टेज हमको रिसीविंग साइड पे मिलता है R फेज़ का। यानी कि जो सेंडिंग साइड का वोल्टेज है R फेज़ का, वही वोल्टेज हमको मिलेगा रिसीविंग साइड का R फेज़ में। सिमिलरली Y फेज़ का जो सेंडिंग साइड का वोल्टेज है वही वोल्टेज हमको मिलेगा Y फेज़ के रिसीविंग साइड में, अगर आपने अनसिमेट्रिकल लाइन को ट्रांसपोज कर दिया है। या तो आपकी लाइन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में ट्रांसपोजिशन की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिमेट्रिकल लाइन में ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑटोमेटिकली जो वोल्टेज हम सेंड करते हैं वही वोल्टेज हमको कंडक्टर के दूसरे एंड पर रिसीव हो जाता है। तो इस वजह से सिस्टम बैलेंस्ड रहता है और ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अनसिमेट्रिकल लाइन जब आ जाती है तो उसमें आपका ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसपोजिशन करके हम आपका
जो इंडक्टिव ड्रॉप्स होते हैं लाइन में उनको हम इक्वलाइज कर देते हैं, और उनको इक्वलाइज करने के बाद आपका जो वोल्टेज होता है ऑब्टेन होता है रिसीविंग साइड का, वो सेंडिंग साइड के बराबर हो जाता है। अब देखते हैं कि इस ट्रांसपोजिशन से किस तरीके से इंडक्टिव ड्रॉप्स बराबर हो जाते हैं, किस तरीके से आपके फ्लक्स लिंकेजेस और इंडक्टिव ड्रॉप ट्रांसपोजिशन से अनसिमेट्रिकल लाइन में बराबर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल लाइन थी। पहला केस हमने लिया था जिसमें ए और बी की दूरी और बी और सी की दूरी और सी और डी की दूरी, सी और ए की दूरी बराबर थी और डी के इक्वल थी, तीनों दूरियां बराबर थी। इस वजह से आपका ये सिमेट्रिकल लाइन कंस्टिट्यूट हो रही थी। लेकिन ये वाला केस अनसिमेट्रिकल लाइन का है जिसमें आपकी तीनों दूरियां बराबर नहीं है। अनसिमेट्रिकल लाइन अगर हम माने, अनसिमेट्रिकल लाइन जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो अनसिमेट्रिकल लाइन इस तरीके की कुछ, तो इसमें जो 3 कंडक्टर्स हैं उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि पहले वाले कंडक्टर की दूरी और दूसरे वाले कंडक्टर की दूरी और पहले वाले कंडक्टर की दूरी और तीसरे वाले कंडक्टर की दूरी बराबर नहीं है। इस वजह से ये अनसिमेट्रिकल लाइन बन जाती है। तो अनसिमेट्रिकल लाइन बनने की वजह से आपका इंडक्टिव ड्रॉप बराबर नहीं रहने पाता और वोल्टेज जो सिस्टम होता है वो अनबैलेंस होता है रिसीविंग साइड पे। तो मैंने बताया कि ये आपका किस तरीके से इंडक्टिव ड्रॉप्स बराबर हो जाते हैं ट्रांसपोजिशन साइकिल में। ट्रांसपोजिशन साइकिल जब हम करते हैं तो उस किस तरीके से आपके जो इंडक्टिव ड्रॉप्स होते हैं वो क्यों बराबर हो जाते हैं, वो फार्मूले से हमें पता चलेगा कि क्या कारण होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो फ्लक्स लिंकेज का जो फार्मूला है, अगर आप सिंपल लाइन लें यानी कि अनट्रांसपोज लाइन लेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो फ्लक्स लिंकेज लैम्डा होगा, लैम्डा ए की अगर हम बारे में बात करें तो वो आपका उसमें देखिए D12 आ रहा है और D31 आ रहा है। D12 और D31 आ रहा है यानी कि 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस और 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा ए, लैम्डा बी और लैम्डा सी तीनों अनइक्वल आएंगे क्योंकि तीनों में अलग अलग डिस्टेंसेस आएंगी। तो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी डिफरेंट आएंगे, जिस वजह से एल ए, एल बी और एल सी आपके डिफरेंट आएंगे और इंडक्टिव ड्रॉप्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि इंडक्टेंसेस एल ए, एल बी, एल सी डिफरेंट आने की वजह से इंडक्टिव ड्रॉप्स भी डिफरेंट हो जाएंगे और सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब ट्रांसपोजिशन कर देते हैं तो ट्रांसपोजिशन में जो कंडक्टर ए है उसकी पोजीशन बदल जाएगी 1/3 दूरी के बाद। तो हमको इन 3 पोजीशंस का जो फ्लक्स होगा, यानी कि पहली पोजीशन यहाँ पर ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, उसके बाद दूसरी पोजीशन जहाँ मिडिल पोजीशन पे है और तीसरी पोजीशन जहाँ पर ये बॉटम पोजीशन पे है, कंडक्टर ए की बात कर रहे हैं, 3 पोजीशंस पे होगा ये। तो तीनों पोजीशंस का हमको फ्लक्स लिंकेज निकालना पड़ेगा और तीनों फ्लक्स लिंकेजेस को निकालने के बाद आपको इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने यही किया है, पहली पोजीशन का जो फ्लक्स लिंकेज है उसे हमने निकाला है, पहली पोजीशन का फ्लक्स लिंकेज निकाला है। तो इसमें लैम्डा ए हो जाएगा, लैम्डा A1 हमसे डिनोट किया है हमने इसको, लैम्डा A1 से डिनोट किया है। तो उसमें D12 आएगा और D31 आएगा। तो ये दूरियां आएंगी और इसी तरीके से लैम्डा A2 और लैम्डा A3 निकालेंगे और इसमें भी D23 और D12 आएगा। इसी तरीके से जब हम और इन तीनों को निकाल के हम एवरेज निकालेंगे तब हमारा फ्लक्स लिंकेज आएगा कंडक्टर ए का। कंडक्टर ए का जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो 1/3 होगा, 1/3 टाइम्स लैम्डा A1, लैम्डा A2 और लैम्डा A3। तो जब कंडक्टर ए के केस में ये सिचुएशन अराइज हो रही है तो जो यही सेम सिचुएशन आपकी कंडक्टर बी के लिए होगी और यही सेम सिचुएशन आपकी कंडक्टर सी के लिए होगी कि तीनों के फ्लक्स लिंकेजेस में आपको निकालने पड़ेंगे और तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा।
तो ये जो एवरेज निकल के आते हैं तीनों के, यानी कि लैम्डा ए, लैम्डा बी और लैम्डा सी जो आपके निकल के आएंगे वो तीनों इक्वल निकल के आएंगे, जिस वजह से आपका जो इंडक्टेंस होगा यानी कि एल ए, एल बी और एल सी वो तीनों इक्वल हो जाते हैं, वो तीनों इक्वल हो जाते हैं क्योंकि फ्लक्स लिंकेजेस आपके इक्वल आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ये हम देख सकते हैं इसमें कि बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर बिकम्स इक्वल, दस एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी। और क्योंकि हमारा जब ये ट्रांसपोजिशन ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमने लाइन को ट्रांसपोज किया है। अगर लाइन आपकी अनसिमेट्रिकल है और उसे ट्रांसपोज नहीं किया होता हमने, तो एल ए और एल बी और एल सी तीनों बराबर नहीं होते, एल ए, एल बी, एल सी तीनों बराबर नहीं होते, और उस केस में हमको अनबैलेंस वोल्टेज मिलता है, यानी कि सेंडिंग साइड का वोल्टेज और रिसीविंग साइड का वोल्टेज इक्वल नहीं होते। तो एडवांटेज क्या मिला हमको कि अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, अनसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है, उसको आपने ट्रांसपोज नहीं किया है, यानी कि पहला केस अगर हम लें अनट्रांसपोज सिमेट्रिकल लाइन का, तो उसमें जो वोल्टेज होगा सेंडिंग साइड का और रिसीविंग साइड का वोल्टेज बराबर नहीं होगा, सिस्टम अनबैलेंस्ड रहेगा। ये किस वजह से होगा? ये होगा क्योंकि तीनों कंडक्टर्स के इंडक्टिव ड्रॉप्स बराबर नहीं होंगे। वो हमने देख लिया पिछली स्लाइड्स में कि इंडक्टिव ड्रॉप्स क्यों बराबर नहीं होंगे। और इसी तरीके से अगर हम ट्रांसपोज अनसिमेट्रिकल लाइन विच इज़ ट्रांसपोज्ड, जिसको हमने ट्रांसपोज किया हुआ है हर 1/3 दूरी पे, तो उस केस में हमने देखा कि लैम्डा यानी कि फ्लक्स लिंकेजेस तीनों ही एवरेज लेते हैं हम, और एवरेज लेने की वजह से ये तीनों के फ्लक्स लिंकेजेस बराबर हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोजिशन के बाद फ्लक्स लिंकेजेस बराबर हो जाएंगे, लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा सी। और फ्लक्स लिंकेज बराबर होने की वजह से इंडक्टिव ड्रॉप्स बराबर हो जाएंगे, इंडक्टेंस बराबर हो जाएगा। लैम्डा इक्वल होने की वजह से इंडक्टेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि एल ए बराबर एल बी बराबर एल सी हो जाएगा। और इंडक्टेंस बराबर होने की वजह से इंडक्टिव ड्रॉप तीनों कंडक्टर के बराबर हो जाएंगे, इंडक्टिव ड्रॉप तीनों कंडक्टर के बराबर हो जाएंगे। और इंडक्टिव ड्रॉप जब बराबर हो जाएंगे तो जो रिसीविंग साइड का, सेंडिंग साइड का वोल्टेज है कंडक्टर ए में, वही रिसीविंग साइड का वोल्टेज होगा कंडक्टर ए में। सिमिलरली जो सेंडिंग साइड का वोल्टेज कंडक्टर बी का है, वही रिसीविंग साइड का वोल्टेज होगा कंडक्टर बी का। सिमिलरली सेंडिंग साइड का वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर सी विल बी इक्वल टू रिसीविंग साइड वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर सी। हैंस द सिस्टम एट द रिसीविंग एंड विल रिमेन बैलेंस्ड। जो वोल्टेजेस होंगे वी ए, वी बी, वी सी, वो तीनों आपके इक्वल होंगे और सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। ये केस होगा कब? जब आप ट्रांसपोजिशन करेंगे अनसिमेट्रिकल लाइन का। अगर अनसिमेट्रिकल लाइन है और उसको ट्रांसपोज किया है तो आपको सिस्टम बैलेंस मिलेगा, इंडक्टिव ड्रॉप्स इक्वल हो जाएंगे और वोल्टेजेस बराबर हो जाएंगे सेंडिंग और रिसीविंग के। अगर आपने ट्रांसपोजिशन नहीं किया है तो सिस्टम अनबैलेंस रहेगा, यानी कि रिसीविंग सेंडिंग साइड का वोल्टेज विल नॉट बी इक्वल टू द रिसीविंग साइड वोल्टेज। तो ये एडवांटेज हमको मिलता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द ट्यूटोरियल। थैंक यू।